नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी स्वागत है। सर खबर ये आ रही है कि अब इंडिया गठबंधन में जो दल थे उनमें से तमाम दल और उनके उन दलों के जो मुख्य नेता हैं वो इंडिया गठबंधन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, अरविंद केजरीवाल हों, तेजस्वी यादव हों, और अब जो है वो ताजा मामला शिवसेना का जुड़ा हुआ है जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं। संजय राउत ने सवाल उठाया। संजय राउत ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बचाए रखने की जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी की बनती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बीच में कोई बैठक नहीं की। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का जो भविष्य है उसको कैसे देखा जाए। साथ में एक चीज और है सर, अडानी साहब का एक एंगल सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत तब होती है जब राहुल गांधी अडानी को लेकर के बहुत आक्रामक होते हैं। तो पहले जरा हम इसको समझ लें कि क्या है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इसके क्या क्या असर होंगे, क्या प्रभाव होंगे, उस पर हम बाद में आते हैं। राय साहब, एक बात बड़ी निश्चित मान के चलिए, ये जो कुछ हुआ है आपके सामने, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इस सारे गेम के पीछे अडानी ने एक तरीके से राहुल गांधी से बदला लिया है। और बदला भी कैसे लिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो देखना। आपने अभी देखा शीतकालीन सत्र, क्या क्या हुआ वहां पर। मुझे एक बात बताइए आप, जो ये जो कांग्रेस पार्टी के सहयोगी इंडिया अलायंस के जो बात कर रहे हैं, इसकी उसमें रूट में जाइए, क्या है इसकी बैकग्राउंड में जाइए। जब वो सारा प्रदर्शन रोज होता था, हर रोज होता था, सुबह 10 बजे होता था, 11 बजे तक रोज पार्लियामेंट में वो जो भी तरह की इवेंट्स की जाती थी विरोध की, क्या इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स नहीं होते थे उसमें? क्या उससे पहले कोई बैठक नहीं होती होगी जिसमें तय होता होगा फ्लोर लीडर्स की? ये बेसिकली एक बहाना है। और इस बहाने की शुरुआत, राय साहब बहुत ध्यान से देखिए, आप बिटवीन द लाइंस पढ़िए इसको। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत वहां से हुई थी जब ममता बनर्जी की पार्टी ने ग्रेजुअली धीरे से ये कहा कि हमारे पास और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और इस मसले से, अडानी वाले मसले से साइड स्टेप कर लिया। तो ममता ने अपनी तरफ से तो किया नहीं, वो कहीं ना कहीं प्रोवोकेशन थी उसकी। और वो प्रोवोकेशन आते ही 4-5 लोगों ने और किया वही काम पार्लियामेंट के अंदर। बेशक कार्रवाई नहीं चली तो वो बिखराव आपको उस रूप में दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब जैसे ही दिल्ली का चुनाव आया, वो बिखराव बिल्कुल साफ हो गया है, आपके सामने है। तो ये जो गेम रचा था अडानी ने, ये गेम रचा था पार्लियामेंट के लिए, कि ये जो विपक्ष का जो प्रेशर है। लेकिन उसके बावजूद आपको ध्यान होगा, जाते जाते जो पार्लियामेंट के बाहर जो स्थिति बनी और मुकदमा दर्ज होने तक की बात आई, उस सारे में भी कहीं ना कहीं सरकार की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। और उस दिन से लेके आज तक आपको उस मुकदमे का कुछ पता है क्या? कि वो सीसीटीवी फुटेज पुलिस ले गई, नहीं ले गई, मुकदमे की जांच कहां तक पहुंची, राहुल गांधी को नोटिस दिया कि नहीं दिया, कुछ भी सुना है क्या आपने उसमें? सब हजम, खेल खत्म, पैसा हजम। बाकी इस बाकी सारी चीजें तो हजम हो गई सर। केवल सारंगी की फोटो, प्रताप सारंगी की नई फोटो वायरल हो रही है जी जिसमें चोट का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और जी इत्तेफाक की बात ये भी है, या इसको इंटरेस्टिंग कह लीजिए, कि आज की तारीख में सोशल मीडिया इतना मजबूत है कि सारंगी साहब की वो फोटो जिसमें साफे के जैसी पट्टी बांधी गई थी, वो भी साथ में लगाई है लोगों ने कि भैया ये साफे की जैसी पट्टी जिस आदमी को बांधी गई हो उसके सिर पे आज चोट के एक सिंगल, कहीं एक लेश मात्र भी निशान नहीं है। कितना बड़ा प्रपंच ये रचा गया है राय सर। साहब, देखिए देखिए, उसके तो माहिर है, इवेंट के तो माहिर है। देखिए इसमें तो आपको मानना पड़ेगा, जो उनका ड्यू है ना उनको देना चाहिए। लेकिन आप सवाल ऐसा करें कि जब उनको चोट लगी नहीं तो निशान कहां से होगा? वो तो एक प्रपंच था, वो सारे देश जी ने देख लिया। और इस मामले में तो कमाल ही है ना, जब उन्होंने पहले चोट लगी, उनको ले जाया जा रहा था, तो उनका एग्जैक्ट कोट सुनिए क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब, राहुल गांधी ने किसी को धक्का मारा, वो एमपी मेरे ऊपर गिरे, चोट लगी। उसके बाद एक आपकी लोकप्रिय सरकार प्रायोजित पोषित एक एजेंसी का रिपोर्टर भागता है उनकी तरफ, और वो कहता है राहुल गांधी ने धक्का मारा ना? वो कहते हैं हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा, तब मुझे चोट लगी। तो वो दोनों का अर्थ और अनर्थ का सारा खेल हो गया। वो उनको भी बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये तो ये बात ठीक कह रहा है, मेरे से गलती होगी। ये अलग बात है कि वो दोनों ही पब्लिक डोमेन में आ गए। अब आप मुख्य मुद्दे पे जब हम आ रहे थे, हम्म। बेसिकली क्या है, ये जो अडानी ने रचा था ये कार्यक्रम अपने बचाव के लिए शुरुआत में, कि भाई किस तरीके से ये अलग थलग हो, और ये सारा विपक्ष, क्योंकि आजकल विपक्ष की संख्या कम नहीं। और वो मैसेज जो पहले 4-5 दिन में गया, वो बहुत मजबूत मैसेज गया कि पूरा इंडिया अलायंस उनके खिलाफ ये कर रहा है, तो वो तुरंत एक्शन में आ गए। और उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली लोगों ने दूर होना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही संसद का सत्र खत्म हुआ, नए सिरे से उस गेम को रचा गया, क्योंकि सरकार बैकफुट पे आ गई थी, सरकार कमजोर दिख रही थी। तो शुरुआत कहां से हुई कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कहा क्यों कहलवाया गया है, आजकल तो कहलवाया जाता है, कि मैं इंडिया अलायंस को लीड करने के लिए तैयार हूं। दैट वाज द इनिशियल पॉइंट। उनके समर्थन में कौन कौन लोग आए, देखिए आप ध्यान कीजिए।
शिवसेना ने भी उनकी वो कहा, तेजस्वी ने भी उनका कहा, सपा ने भी कहा, शरद पवार साहब ने भी कहा, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, इवन उमर अब्दुल्ला ने भी कहा। अब कल उमर अब्दुल्ला ने यही कह दिया कि इंडिया अलायंस की जरूरत ही नहीं। तो ये सारी चीजें वैसे नहीं है, हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अपना है, खुद का इंटरेस्ट है किसी न किसी उसमें, और उसके पीछे जो प्रोवोकेशन है वो एक सेंट्रल कमांड अडानी है, जिन्होंने ऑपरेशन शुरू किया ममता के थ्रू, और वहीं से फिर शरद पवार और उनके अडानी के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं। बाकी सब जगह भी आपको पता है सबके अपने अपने मीन वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब जो आपने कहा वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या ये लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो उसमें तेजस्वी का कोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तेजस्वी ने कहा कि साहब वो जो इंडिया अलायंस था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था, भारतीय जनता पार्टी को अपने औकात में रखने के लिए, सीमित रखने के लिए। तो टू दैट एक्सटेंट उसका पर्पस कामयाब हो गया, सफल हो गया। तो अब उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी कोई कहेगा कांग्रेस की है, कोई कहेगा किसी की है। मेरा ये मानना है कि जब अलायंस होता है उसको अगर इंटैक्ट रखना है तो वो जिम्मेदारी सबकी होती है। अगर मान लीजिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो मैं सलाह दे सकता हूं कि राय साहब ऐसा कर लीजिए, आप नहीं, मैं नहीं करता, कोई और कर ले। और उसमें चूंकि कोई ना तो कन्वीनर था उस रूप में, ना उसका कोई चेयरमैन था। अब इसमें जो देखने वाली बात है वो दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। आप ये देखिए कि इन सारे लोगों के साथ इनके जो भी क्रेडेंशियल्स है, शुरू में इस इंडिया अलायंस का जो पूरा कैंपेन था उसको स्पीयर हेड किसने किया था? उसको किया था नीतीश बाबू ने। नीतीश बाबू को आप केवल उस सीन की कल्पना कीजिए कि अगर उनको संयोजक बना दिया जाता, जो कि उनकी हार्दिक इच्छा भी थी, तो इस अलायंस का क्या होता? इसकी तो भ्रूण हत्या हो जाती, क्योंकि उनको तो चले जाना था बीजेपी के साथ। तो इंडिया अलायंस का क्या हाल होता है जिसका कन्वीनर ही भाग जाए या चेयरमैन ही भाग जाए? तो वो चले गए, अच्छा हुआ वो नहीं बने। और उनको ना बनने देने में भी अगर आपको ध्यान हो, बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका ममता बनर्जी की ही थी, क्योंकि उनके भी नेशनल कहीं ना कहीं एम्बिशन जाग रहे थे। उन्होंने उसका विरोध किया अंदर खाने, जिसके कारण वो नहीं बन पाए, और ना वो बन पाए, ना ममता बन पाई, ना कोई और बन पाया। तो उसमें जो सब की था ना कि सारे चौधरी हैं, तो उसमें मतलब छोटा कौन हो, सब चौधरी थे उसमें, सारे के सारे मुखिया ही बने घूम रहे थे। तो ऐसा कोई भी संगठन जिसमें सब मुखिया हो, उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, एक बात। दूसरा जो ये हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिर पे ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्या कांग्रेस औपचारिक तौर पर कांग्रेस या कांग्रेस का कोई नेता उसको हेड कर रहा था? जवाब है ना। तो उसको बेसिक निश्चित तौर पर नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की ज्यादा है, बड़ी पार्टी होने के नाते। लेकिन मेरा ये सवाल है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था तब तो इनके टॉप लीडरशिप ना भी हो रीजनल पार्टी होने के नाते ममता की, लेकिन सेकंड लाइन लीडरशिप तो थी। ऐसे ही अपने क्या नाम है शिवसेना की भी थी, उद्धव की भी। सारे लोग जब पार्लियामेंट में जो थे वो मीटिंग कर सकते थे, मीटिंग होती भी थी फ्लोर लीडर्स की डेली, खासतौर पर इंडिया अलायंस की। तो ये बेसिकली बहानेबाजी है। इसके पीछे जो गेम है वो पहले तो अडानी का प्रेशर, जहां से वो शुरुआत हुई थी, और आने वाले समय में भी अडानी का प्रेशर, क्योंकि अडानी का खुद का प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, तो उनका प्रेशर इनके ऊपर भी बना रहेगा। बिहार में चुनाव है, आपको पता है, वहां भी फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। कितनी देंगे तेजस्वी को, वो एक अलग पक्ष है, वो तो ऑब्वियसली बीजेपी को ही ज्यादा देंगे, लेकिन तेजस्वी को भी एक ही विंडो से मिल जाए क्या पता। वो भी तो एक स्थिति है ना, जब उन्होंने आंध्र प्रदेश का डेटा देखा होगा, फिगर देखा होगा, तो प्रभावित तो हुए होंगे वो भी, ऐसी बात तो नहीं। अब सवाल ये है राय साहब, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, बहुत सारे राज्यों में लोकसभा चुनाव हो गया, विधानसभा चुनाव ज्यादातर में हो गए, कुछ में अब ड्यू है, जैसे दिल्ली का हो रहा है, उसके बाद बिहार का है, अगले साल यूपी का है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें आप, तो उसके लिए तो ये लाभप्रद स्थिति है कि बिना कुछ किए उनको जितने बेताल है जबरदस्ती के, उनसे मुक्ति मिल रही है इनडायरेक्टली, कि भाई उसको कुछ करना भी नहीं और उसको मुक्ति भी मिल गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी ताकत को दोबारा से हासिल करने के लिए जो कुछ चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी उस पर काम कर रही है? ये देखना मत बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचिए, इस स्थिति के लिए ना सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं, जो आज जो विपक्ष की हालत है उसके लिए सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूं हरियाणा और महाराष्ट्र को। अगर हरियाणा के चुनाव देखिए, लोकसभा में बड़े अपेक्षित चुनाव आए, बीजेपी को बहुमत से कम सीटें मिली, विपक्ष के पास, इंडिया अलायंस के पास एक बहुत बढ़िया मौका था बीजेपी को बैकफुट पे लाने का। कुछ हद तक बीजेपी आई भी, सदमे में भी रही। वो सारे मोमेंटम का सत्यानाश पहले हरियाणा ने किया, रही सही कसर महाराष्ट्र में हो गई। तो उससे भारतीय जनता पार्टी आपको पहले से ज्यादा ताकतवर और एग्रेसिव दिखाई देती है, कॉन्फिडेंट भी दिखाई निश्चित देती है। निश्चित। उसको एक अपने जो खोया हुआ जो एक वो था, जिसको आप कहते हैं,
वो दोबारा से लोकसभा चुनाव के बाद जो खोया था वो उसको गेन करती हुई दिख रही है भाजपा जी। उस जो खोया हुआ, जिसको आप एक खास शब्द होता है वो दिमाग से उतर रहा है, वो अपना उन्होंने वापस उनका ताकत हासिल कर ली, या यूं कहीं आत्मविश्वास हासिल कर लिया, वट। तो अब जो स्थितियां है आज की तारीख में, वो ये है कि कहीं ना कहीं अब बजट का सेशन आएगा। अडानी, अब ट्रम्प भी शासन में आ जाएंगे, 20 तारीख को उनका भी इनॉग्रेशन है। तो उसके बाद अडानी पे फिर प्रेशर बढ़ेगा, बजट का सेशन आ जाएगा, फिर नहीं, उस हम सर मजबूत। अडानी अडानी के प्रेशर की बात जरा एक मिनट रोक लें, हम उस पर आते हैं। अभी जो बात हम कांग्रेस और की कर रहे थे, जरा उसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लें। हम जो कांग्रेस की बात अगर हम करें और राहुल गांधी की बात करें, थोड़ा सा अलग अलग करके भी इसको मैं समझना चाहता हूं आपसे। राहुल गांधी के लिए तो अडानी का ये बदला वरदान साबित क्या नहीं होने जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन खत्म होता है, कांग्रेस एक पैटर्न पे काम करती है, राहुल गांधी जिस तरीके से अटैकिंग है उस तरीके से अटैकिंग रहते हैं, कांग्रेस की सियासी जमीन उसको वापस मिलती है। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है या कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है, तो उसे अपने आप को रिवाइव करना होगा, और उसके लिए ये एक बड़ा मौका नहीं है। अडानी का जो बदला है वो वरदान साबित नहीं हो जाएगा कि राहुल अकेले हो जाए, कांग्रेस आगे बढ़े। तो ऐसा बहुत बढ़िया सवाल है आपको, और होना भी यही चाहिए आदर्श तौर पे। अगर देश के अगर भलाई की बात आपको सोचनी है तो उसके लिए अच्छा ये हो, लेकिन इसके लिए सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी उस चुनौती को लेने के लिए तैयार है? क्या जो उनकी पार्टी के जो तमाम शत्रप है, क्या वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को छोड़कर पार्टी के साथ सिर जोड़ने को तैयार है? किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी शत्रु विपक्ष नहीं है, खुद कांग्रेस पार्टी है, जो उसकी गुटबाजी है। आप देखिए हरियाणा में चुनाव कब हुआ था, अब तक विपक्ष का नेता तय नहीं हो पाया है। तो इसमें कोई बहुत महान बात नहीं है। आपने कर्नाटक में ध्यान होगा आपको, भारतीय जनता पार्टी ने 9.5 महीने में विपक्ष का नेता तय किया था, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सत्ता में रहने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी को दोबारा स्क्रैच से शुरू करना है, और राहुल गांधी के पास, आपने बिल्कुल सही कहा, ये अवसर है उनको अपने खोए हुए क्रेडेंशियल्स को पाने के लिए, अपनी वर्कफोर्स को एकजुट करने के लिए, उनको एक खास तरह का इफेक्टिव एजेंडा देने के लिए। और मुद्दे बहुत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। अगर आपको ध्यान हो, अभी जो कर्नाटक के अंदर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उससे अगले दिन वो एक रैली थी बहुत बड़ी, जहां से अंबेडकर साहब वाला वो कार्यक्रम चल रहा था, वो रद्द हो गया। अब मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि वो रैली दोबारा की जा रही है कर्नाटक में ही, 23 तारीख को होपफुली वो होगी, और वहां से फिर उसको पूरे कैंपेन को लॉन्च किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दलितों का, जो आदिवासियों का, जो अपने क्या नाम है ओबीसीज का, जो लाभार्थी हैं बाबा साहेब के आरक्षण के। तो क्या कांग्रेस पार्टी वहीं से शुरू कर सकती है उस अपॉर्चुनिटी को, जो अमित शाह ने जाने अनजाने में जिस भी रूप में कहा, क्या उसको ग्रैब करने के लिए अपॉर्चुनिटी को कांग्रेस पार्टी तैयार है? क्या राहुल गांधी अपनी सांगठनिक जो भी कमियां हैं पार्टी की, नीचे से लेकर ऊपर तक, क्या उन फॉल्ट लाइंस को ठीक करने के लिए तैयार है? क्या उन्होंने उस हार जीत का विश्लेषण कर लिया है, चाहे लोकसभा की हो चाहे राज्यों की विधानसभा की हो? अगर वो उन सारी चीजों को एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं, तो सफलता निश्चित तौर पे उनको मिलनी तय है। और ये अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए अभी 9 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तो छोड़ दिए समाजवादी पार्टी के लिए कह करके आप लड़ लीजिए, परिणाम क्या हुआ? तो ये जो शतरप है, इनको भी बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं कि हम अपने दम पर कुछ कर ले जाएंगे। बेसिकली सवाल है राय साहब कुछ और। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जब अपनी खोई हुई स्पेस, खोई हुई ग्लोरी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दूसरी स्टेट्स में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में भी आप कहिए, जहां जहां अपनी ग्लोरी को दोबारा ढूंढने चलती है, तो इन शत्रपों के पेट में दर्द होता है। ये दिखाते ही है कि हम बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि इनको अपनी नाकामियां छुपानी तमाम तरह की। अब ममता बनर्जी जो है वो सीधी मोदी को चुनौती क्यों देती? उनको पता तुम्हारी स्टेट में तुम्हारे सामने कोई है ही नहीं, तो वो मोदी को लड़ते हुए भी दिखना चाहती है, और अडानी के इशारे पे कांग्रेस से अलग भी होना चाहती है। वो दोनों ही बातें हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी का रास्ता मुश्किल। अब ये बताइए, तेजस्वी यादव क्या वो अपने दम पे बिहार में सरकार बना सकते हैं क्या? वो कितना ही संघर्ष कर लें, कुछ भी कर लें, अपोजिशन यूनिटी दिखानी पड़ेगी आपको, वो आपकी मजबूरी है। वो जो कुछ बातें कह रहे हैं ममता के पक्ष में, वो किसी कारण से कह रहे हैं, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग कैपेसिटी कम हुई है। तो ये सारे के सारे एलआई कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा कम करके आंकना चाहते हैं, उनकी सीटें कम करना चाहते हैं मोल भाव के जरिए। अब ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि कहां इस बात को स्वीकार कर लेना है, कहां कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की जरूरत है।
और उसको समय रहते उन फॉल्ट लाइंस को अभी दूर करना शुरू करें तत्काल प्रभाव से। और उसकी 5 साल प्रायोरिटी का समय है उनके पास, 5 साल का समय है उनके पास इसको दुरुस्त नहीं, करने के लिए। 5 साल का 4.5 साल का समय लोकसभा के लिए है, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों के चुनाव भी है। तो उसी प्रायोरिटी के साथ, जैसे मान लीजिए दिल्ली का चुनाव है, अब कांग्रेस की सीट कितनी आएंगी नहीं आएंगी ये मैं और आप नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी इस बार एटलीस्ट चुनाव लड़ते हुए तो दिख रही है, लड़ते हुए। ये उसके लिए एक बड़ी चीज है, उसमें सीट कितनी आएंगी नहीं आएंगी, जो तमाम लोग नहीं लड़ना चाह रहे थे उनको भी राहुल गांधी ने जबरदस्ती मैदान में उतार दिया है। तो यही एक तरीका होता है अपना वोट शेयर जो लॉस्ट है उसको रिगेन करने का और करने का, जो भी आप कहिए। उसके बाद अब बिहार में चुनाव है, तो राहुल गांधी अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने चलेंगे तो निश्चित तौर पर तेजस्वी को असुविधा होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राहुल अपना एफर्ट छोड़ दे, ये तो संभव, राहुल गांधी जा भी रहे हैं अभी, इसी नेक्स्ट वीक जा रहे हैं बिहार के अंदर कोई कार्यक्रम उनका बड़ा, तो वो जा रहे हैं। तो प्रायोरिटीज उस हिसाब से तय करे, क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, देश के सुदूर गांव से लेकर के हर जगह उसका वर्कर भी है, उसके शुभ चिंतक भी हैं, उसकी विचारधारा को मानने वाले भी लोग हैं। तो उस पूरे कार्डर को दोबारा जोड़ने के लिए फेस वाइज प्रायोरिटी करके, जैसे जैसे राज्यों के चुनाव आए उसके बाद लोकसभा की तैयारी के हिसाब से अभी से वो होमवर्क कांग्रेस पार्टी को बड़ा मेटिकुलसली शुरू करना पड़ेगा। राहुल गांधी को वो क्लैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको शुरुआत संगठन से करनी पड़ेगी, उनको संगठन दिल्ली से शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन हेमंत सर, गठबंधन की राजनीति का ये पूरा दौर चल रहा है, ऐसे में अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन हो, ठीक है कि इंडिया गठबंधन बिखर जाता है, सारी चीजें हम लोग कांग्रेस के मजबूत होने की बात कर लेते हैं कि उनके लिए एक अवसर है, अब वो उस अवसर का कितना लाभ उठा पाते हैं। लेकिन इन क्षेत्रीय दलों के अलग हो जाने से, अगर ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं तो क्या फिर कांग्रेस के लिए बड़ा कंपटीशन नहीं हो जाएगा कि हर क्षेत्र में भाई भाजपा तो चाहेगी कि कांग्रेस ना आकर के ये क्षेत्रीय दल रहें, जैसा दिल्ली के लिए कहा जाता है कि भाजपा खुद चाहती है कि अगर हमारी सरकार ना बने तो आम आदमी पार्टी की बन जाए, कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आदर्श स्थिति है कि अपोजिशन की यूनिटी कभी ना हो, उसमें उसको सबको अलग अलग पीटना आसान है। और मैं यही बात बार बार चेतावनी देता हूं कि ये सारे पिटेंगे, अलग अलग पिटेंगे। कांग्रेस पार्टी को तो अगर मान लो सब अलग अलग पिटते हैं तो भी बहुत समय लग जाएगा, उनको सब जगह पे है। अब आप ये बताइए कि अगर इस बार चुनाव में तेजस्वी हार जाते हैं, उनका क्या बचेगा बिहार में? और अगले साल अगर मान लीजिए इस बार भी अखिलेश चुनाव हार जाते हैं, उनका क्या यूपी में बचेगा? वर्कर कभी भी कार्डर 15 साल एक बहुत लंबा समय होता है राय साहब, बहुत ही लंबा समय होता है। हरियाणा में वो मूर्खता वो दोहरा चुके हैं सारे के सारे, 15 साल के लिए गए काम से। तो ये सारी चीजें बेसिकली इनको समझनी पड़ेंगी कि तुमको विचारधारा के साथ, और विचारधारा कौन सी, जिसकी देश को जरूरत है, देश धर्मांध ना होकर के एक सेकुलर रास्ते पर चले जो उसका मूल करेक्टर है। ये जिम्मेवारी तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए, देश के संविधान में लिखा हुआ है सेकुलर करेक्टर। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर एजेंडे को धर्म की चाशनी में लपेट करके देश का एक जो वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है, वो इन सब लोगों के लिए एक खतरे की घंटी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक है माइनॉरिटी का, उसमें ये सारे शेयर भी करते हैं अपने अपने एरियाज में। उसकी मुख्य किरदार आने वाले समय में कांग्रेस हो, इसके लिए राहुल गांधी को एफर्ट करना पड़ेगा, तमाम ऑल आउट एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि तुम अलग अलग पिटना चाहोगे या एक झंडे के नीचे। कांग्रेस पार्टी के देखिए जो मुख्य जो लक्ष्य है वो है केंद्र की सत्ता पाना। और इस बार अगर उड़ीसा वाला जो कार्यक्रम जो किया पांडियन के साथ डरा धमका करके, जो भी जिस तरीके से हुआ है, जो उड़ीसा के रिजल्ट आए अप्रत्याशित, वो ना हुआ होता तो मोदी जी कहां होते सोचिए। सारा खेल ही उड़ीसा से बदला है। दूसरा, अगर आप इस बार का जो लोकसभा का रिजल्ट देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट आया है, बाकी डिटेल्स तो मैं आपको फिर शेयर करूंगा। इस बार जो 30% से नीचे वोट, कुल वोट पोल्ड का 30% से नीचे वोट लेके 178 एमपी बने। वोट पोल्ड का 30% नीचे। यहां कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपने सेक्युलर कोर वोट बैंक को भी कहीं ना कहीं जोड़ने में कामयाब हो जाए तो आने वाला समय उसका हो सकता है। मेहनत करनी पड़ेगी, क्षत्रपों को जोड़ना पड़ेगा अपनी पार्टी के, उनको अपने इंटरेस्ट से उठा करके पार्टी और देश के इंटरेस्ट से जोड़ना पड़ेगा। वरना होगा वही जो हरियाणा में हुआ, होगा वही जो महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। तो ये राहुल गांधी को इसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में चूंकि मल्टीपोलर पार्टी है, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स है, तो 30% से नीचे वाले भी इतने एमपी बन सकते हैं, ये पहले आपने कभी नहीं सुना होगा।
और उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि उसके पास साधन है। भारतीय जनता पार्टी के 1/4 MP जो बने हैं, यानी कि 60, वो 30% से नीचे वोट वाले हैं। सर ऐसे में ठीक है कि ये मौका ये तो दिखा रहा है कि अडानी जी का जो प्रयास है उससे अगर कांग्रेस और राहुल मजबूत हो जाते हैं तो अडानी जी के वरदान से ही राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो सिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं वो सिस्टम तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास है, और साथ में अडानी जी भारतीय जनता पार्टी के ऑलरेडी है ही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस एक तरफ जहां इन क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है, गठबंधन से लड़ रही है, अडानी साहब से लड़ रही है, भाजपा से लड़ रही है, और फिर उसके साथ साथ सिस्टम से भी लड़ रही है, इतने मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ करके कांग्रेस के लिए उभरना कितना आसान देखते हैं आप? अगर आप अपने संगठन को एक्टिवेट कर दें, अगर हाँ। आप ठीक मुद्दों की पहचान कर लें, उन मुद्दों को लोगों के बीच में ले जा पाने में सफल रहे, तो ये बाकी सारी चीजें अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। और अगर ये 3 चीजें ठीक नहीं होंगी तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनल संगठन की वीकनेस है, दूरदर्शी नेताओं का अभाव है, पार्टी की विचारधारा के प्रति समर्पित लोगों का अभाव है, और एक बहुत बड़ा चंक जो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर या परोक्ष तौर पर। उस सारे एलिमेंट को पहचानना होगा जो रैंक अपॉर्चुनिज्म करते हैं हर एक चुनाव के अंदर, हर एक फैसले के अंदर। देखिए, राहुल गांधी जितने भी मुद्दे उठाते हैं, राय साहब एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए आज तक, आज से नहीं बात कर रहा मैं 2019 से कीजिए आप, 14 का तो छोड़ दीजिए, वो तो अन्ना आंदोलन और पता नहीं क्या क्या जो मोमेंटम बना देश में, वो एक अलग चीज थी। 19 के चुनाव में देखिए, 24 के में जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते थे, आपने कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र को मुद्दा उठाते हुए देखा? वो छेड़ते ही नहीं उस मुद्दे को, वो अपनी डफली बजाते रहते हैं। और उसके बावजूद अगर पार्टी 99 सीटें ला पाई है, अब तो 100 हो गई, ये छोटी अचीवमेंट नहीं। तो राहुल गांधी के लिए ये सारी चुनौतियां जो आपने बताई बाहर की, ये है, लेकिन इन सब से आप बहुत इफेक्टिवली लड़ सकते हो अगर आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है। तो उनके लिए चुनौती अपने हाउस इन ऑर्डर को करने की है। जिस दिन वो हो जाएगा, मार्केट के अंदर और धरातल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी की जो सरकार है उसके खिलाफ मसाला बहुत है, ग्राउंड पे माहौल बहुत है। आपको केवल वो एक्टिवेटेड संगठन चाहिए जो लोगों को उनकी व्याधियां बता सके कि क्या आप 5 किलो अनाज के लिए धरती पर आए, क्या आप ये बेरोजगारी का अभिशाप झेलने के लिए आए हुए हैं, इस महंगाई को झेलने के लिए आए हुए हैं, क्या आपके जीवन का लक्ष्य 5 किलो अनाज ही रह गया है? आपकी शिक्षा कहाँ है, आपका स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, आपके पेयजल की स्थिति कहाँ है, जो आप टैक्स देते हैं उसका रेट देखिए, वो सारे के सारे अमेरिकी दर के टैक्स है, दर जो है, और जो सुविधा है वो दक्षिण अफ्रीका जैसी भी नहीं। तो इन सारे मुद्दों को, ये तो एक तरीके का जन जागरण है ना, कि आपको आपकी व्याधि मैं बताऊंगा कि राय साहब ये हो रहा है आपके साथ, और फिर आप जागरूक होकर के फिर कंधे से कंधा मिलाएं, तो ये बनेगा सिस्टम, इसके अलावा कोई सिस्टम नहीं है। तो उसके लिए राहुल गांधी को अपनी फॉल्ट लाइंस को जितना जल्दी हो सके इन हाउस उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अडानी ने तो बेसिकली क्या था कि वो जो कहते हैं ना, कुबड़े को लात लगी, अडानी ने तो अपनी इस हरकत से अपने बचाव में कांग्रेस पार्टी को एक लात मारने की कोशिश की थी। अब उनकी कमर सीधी होगी, तो इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो राहुल गांधी को इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। सीनियर लीडर्स जो भी अपने उनको बिठा करके, खड़गे साहब बड़े तजुर्बे वाले आदमी, उन्होंने दुनिया देखी है, 55 साल का उनका कैरियर है, एक संसदीय कैरियर कहिए या विधायिका कैरियर कहिए, तो उनके पास लीडर्स की कमी नहीं है। सवाल डेडिकेटेड काडर भी है। असली समस्या प्रादेशिक क्षेत्र पर है कि वो कहीं ना कहीं कोई सीबीआई कैडर से नहीं बोल रहा, कोई ईडी कैडर से नहीं बोल रहा, कोई बाहर ही नहीं निकलता, किसी को पद ही चाहिए। कांग्रेस में जो दिल्ली में कांग्रेस बैठी आप देखते हो, उन्हें 70% का लक्ष्य तो जीवन का राज्यसभा की सीट पाना है। तो उस मोड से कब बाहर निकालोगे आप उसको? कितने बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो सारी चीजें हैं। निश्चित निश्चित इन छत्रपों को किनारे करते हुए मुझे लगता है राहुल गांधी अगर उस मसाले का इस्तेमाल करें, जिस मसाले का आप जिक्र कर रहे हैं, उस मसाले का इस्तेमाल करें तो मिशन पर आगे बढ़े। तो अडानी क्या, बाकी तो अडानी जी का वरदान अब दिख ही रहा है, जैसा आपने कह दिया कि ये एक बड़ा जो है वो ब्लेसिंग हो जाएगी राहुल गांधी के लिए। अब कांग्रेस इसको कितना एग्जीक्यूट कर ले जाती है, निश्चित तौर पे जो ये बात है और ये जो सवाल है वही सबसे बड़ा है
और इस सवाल का जवाब तो शायद कांग्रेस पार्टी ही देगी, देखते हैं कब दे पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, आपसे बात करें।